नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा देखने को मिल रहा है। पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया है। मथुरा गेट थाना इलाके के कृष्णा नगर की यह घटना बताई जा रही है। महिला का पति जयपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। लंबे समय से युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो इस बीच पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया है, जिसके बाद से लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। तो आपको जानकारी दे दें, महिला का पति जयपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया और उसके बाद फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। लोग तमाशबीन बनकर यहां पर देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है यहां पर। और ज्यादा जानकारी के साथ दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी क्या है स्थिति वहां पर? क्या ये ड्रामा खत्म हो चुका है? क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, ये ड्रामा जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन ये फैमिली का जो है एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां पर एक जो पति है उसकी पत्नी ने अपने पति को जो है प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। और उस दौरान जो पत्नी थी उसने प्रेमिका की जो है चप्पल जूतों से जम करके धुनाई की और उनके साथ जम करके गाली गलौज की। ये आरोपी जो है वो पति है, वो जयपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और भरतपुर के कृष्णा नगर का रहने वाला है। और वो अक्सर जो है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आता जाता था। और ऐसे दौरान में जब वो उसकी पत्नी थी, उसने कहा था कि वो गोवर्धन धाम में परिक्रमा के लिए जा रहा है, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया। तो उसी दौरान उसकी पत्नी ने स्कूटी पर उसकी प्रेमिका के साथ उसको पकड़ लिया और वहां पर उसकी जो है जमकर के धुनाई की और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आसपास में भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन जो पत्नी थी उसका गुस्सा इतना फूट गया कि वो वहां पर वो जबरदस्ती से उसको सुनाने लगी। और उसने कहा कि ये कब से चल रहा है। वो जिस तरीके से उन्होंने कहा, स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जो है आगे की पुलिस जो कार्रवाई है वो क्या की जाती है। हालांकि इस मामले को जो है स्थानीय जो आसपास के लोग मौजूद एकत्रित हो गए थे, उनके द्वारा समझा बुझा के और मामले को शांत करा दिया गया। अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहे हैं और इस घटना की जो है लोग अलग अलग जो है विश्लेषण निकाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो फैमिली हाई वोल्टेज ड्रामा है वो देखने को मिला है। जी दीपक, बिल्कुल। और हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। लेकिन दीपक, जैसा कि पत्नी ने पति को रंगे हाथों अब पकड़ लिया है, तो क्या पत्नी की ओर से कोई शिकायत दी गई है थाने में? देखिए, ये मथुरा गेट थाने इलाके का रहने वाला है और जयपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और अक्सर ये अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आता जाता था और पत्नी को जो है अलग अलग बहाने बनाता था। लेकिन पत्नी ने इसको अब ये रंगे हाथों पकड़ा है। अब ये देखना होगा कि पत्नी के द्वारा कोई मामला दर्ज कराया जाता है या फिर और कुछ जो है कार्रवाई वो की जाती है। लेकिन पत्नी ने जो उसके अपने पति की जो प्रेमिका थी उसकी वहां पर जम करके धुनाई की थी और उसको खरी खोटी जो है सुनाई थी और पति को भी वहां पर जो है खरी खोटी सुनाई थी। और पत्नी का कहना यह है कि किस तरह से ये लंबे समय से जो है मामला चल रहा था। अब इस पूरे मामले की पत्नी द्वारा जो है जांच की जा रही है कि ये कब से चल रहा था और किस प्रकार के इनके जो है संबंध थे। इसमें हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि पुलिस में इसकी जो है जानकारी अभी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है या नहीं कराई है। लेकिन ये फैमिली ड्रामा है, तो फैमिली ड्रामा है, वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने समझा बुझा के शांत करा दिया। अब ये आगे की कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मना और करती है फोन पे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये मना और कर रही है। मुंह क्या मांग रही है? अरे शरीफ शादी कहाँ जा रही है? चलने के लिए देखते सब भाई साहब, बैठा दो इसको, सोशल मीडिया पर डालो जाके। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। करौली में 16 दिनों के कर्फ्यू के बाद हालात अब सामान्य होने लगे हैं। आज सुबह 7 बजे से यहां कर्फ्यू हटा लिया गया है। कर्फ्यू खत्म होने के बाद से दुकानें खोल दी गई हैं और लोग रोजमर्रा के काम पर निकलने लगे हैं। यहां के लोगों का कहना है कि कर्फ्यू खत्म होने से उन्हें राहत मिली है और जरूरत का सामान भी उन्हें आसानी से मिल पा रहा है। शादी का सीजन है, उनको सामान वगैरह खरीदने की जो गवर्नमेंट ने छूट दी है, जिला कलेक्टर ने भी छूट दी है,
को खरीदारी में आसान है, आम जन को काफ़ी सुविधा मिल रही है। मार्केट खुलने, ज़रूरत के जितने भी सामान की दुकान है वो सारी आसानी से खुल रही हैं। लोगों में भय का माहौल समाप्त हुआ है। वहीं करौली के नए कलेक्टर के तौर पर अंकित कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान निवर्तमान कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, एडीएम परसाराम मीणा और तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। अंकित सिंह 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जुलाई 2020 से बांसवाड़ा कलेक्टर के पद पर तैनात थे। मूल तौर से यूपी के रहने वाले अंकित कुमार सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के इंजीनियर करने के बाद सिविल सर्विस में आए हैं। माना जा रहा है कि करौली हिंसा की वजह से राजेंद्र सिंह शेखावत की जगह अंकित कुमार सिंह को कलेक्टर बनाया गया है। कर चुका हूं और जो चुनौती रहती हैं ट्राइबल क्षेत्र की वो यूनिक रहती हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा अपने पुराने एक्सपीरियंस से जो उसमें उसको फेवर कर सकें और जो प्रगति पर ला सकें, वही हम लोग प्रयास करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय पोखरण प्रवास पर रहे। पोखरण पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रधान भागवत सिंह तंवर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने डाल बंगले में जन सुनवाई करते हुए आम लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को जल्द समस्या समाधान के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री से लोगों ने चुनाव के वक्त पोखरण से रामदेवरा रेल लाइन बिछाने की घोषणा को भी याद दिलाते हुए जल्द निराकरण करने की मांग की। मंत्री से शहरवासियों ने अन्य ट्रेनों का पोखरण रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने की मांग रखी। मंत्री ने कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए संवाद किया। मंत्री ने पोखरण के कई मंदिरों में अपना मत्था भी टेका। जो महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता था, मीरा हाडी रानी का राजस्थान, पन्ना धाय का राजस्थान, रानी पद्मिनी का राजस्थान जो है वो आज रेप की कैपिटल बना है। देश में सबसे ज़्यादा रेप, छोटे बच्चों पर अत्याचार, छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार का प्रदेश बना है। ऐसा प्रदेश आज बन चुका है कि जहाँ अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है, थानों से अपराधी भगाए जा रहे हैं। राजस्थान को इस दुर्दशा से निकालने के लिए, राजस्थान जो विकास के हर एक पैरामीटर पर देश के पहले 5 पायदान में होता था, आज फिसल करके पीछे आ गया और अंतिम 5 पायदान पर आ गया। ऐसे राजस्थान के हालात हुए हैं। राजस्थान की जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को प्रतिदिन पूरे प्राण की ऊर्जा से इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए काम। उधर बीजेपी ने कांग्रेस को देश की सभी समस्याओं का जड़ करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि देश में आतंकवाद, अराजकता, महंगाई, कश्मीर समस्या से लेकर विभाजन तक के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी लंबे समय से राजस्थान में सत्ता में है और कोई भी ज्यादा दिन कुर्सी पर नहीं रहता। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के भीतर और बाहर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पार्टी के भीतर चल रही कलह को दबाने के लिए वे रोजाना बीजेपी को आड़े हाथ लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुना, लगातार मैं उनको सुनता आ रहा हूं। जिस तरीके की बौखलाहट, निराशा और जिस भाषा में वो आशंका व्यक्त करते हैं देश के प्रति, मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि उनको 55 वर्षों का अवसर राजस्थान में और देश में मिला था। इस देश में अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वोट बैंक, तुष्टीकरण, ये सारी जनक कांग्रेस है। भूल जाते हैं वो आपातकाल का जनक कौन है, सिखों के नरसंहार का दोषी कौन है, कश्मीर का दोषी कौन है, भारत के विभाजन का दोषी कौन है। ये तमाम बातें हैं जिससे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और देश की जनता ने इसलिए उनको नीतियों से, व्यवहार से नकार दिया और इसलिए उनकी गुड मॉर्निंग होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी, आरएसएस, इन सब पर जिस तरीके से वो आरोपित करते हैं, मुझे लगता है कि वो बौखलाहट है कांग्रेस के मुक्त होने की और इसलिए वो आशंकित हैं बार बार इस चीज से।
दूसरे, उनको असुरक्षा दिखती है उनके चेहरे पर भाव भाव से कि उनको पहली बार कोई चुनौती पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर मिली है। उनको तीसरी असुरक्षा है कुर्सी के जाने की, और मुझे लगता है कि इस पर हमेशा लंबे समय तक कोई काबिज नहीं होता। राजस्थान के लिए बहुत लंबे से उनको राजस्थान की जनता ने अवसर दिया है, पर मुझे लगता है कि अब उनको राजस्थान की जनता पर रहम करना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए, और इसलिए इस तरीके की सियासी बयानबाजी से उनको कुछ हासिल होगा नहीं। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में हिट एंड रन के पीड़ितों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर से घायलों की सेहत की भी जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को और भी कई योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। हादसा हुआ कि कार के द्वारा जो है एक मोगिया जाति के लोगों को जो है कुचल दिया गया। उसमें एक की तो डेथ हो गई और दूसरी जो उसकी वाइफ है वो जो है अभी अस्पताल में भर्ती है और कोमा में है, वेंटिलेटर पे भी चल रही है। लेकिन उसके 6 बच्चे हैं, लेकिन दादी जिंदा है। तो दादी को आज हमने एक सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है 1 लाख रुपए का चेक भी दिया है, और 6 बच्चे जो हैं उनके पालनहार के हिसाब से और विधवा को पेंशन के हिसाब से उनको 5,500 रुपये की मदद भी मिल जाएगी। और कल लेते अगली खबर का। कोटा में हादसे का शिकार हुए एक मजदूर परिवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से आर्थिक और मानवीय मदद की गई है। ये मजदूर परिवार 14 और 15 अप्रैल को सड़क किनारे सो रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर इनके ऊपर से जा चढ़ी। इस हादसे में मजदूर परिवार के मुखिया की मौत हो गई थी, जबकि उसके बेटे और पत्नी की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में पीड़ित परिवार की जहां शांति धारीवाल ने मदद की है, वहीं पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। का चेक भी दिया है, और 6 बच्चे जो हैं उनके पालनहार के हिसाब से और विधवा को पेंशन के हिसाब से उनको 5,500 रुपये की मदद भी मिल जाएगी। 5,500 रुपये महीना मदद मिल जाएगी, उससे अपना काम चलाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो जितने भी रैन बसेरे हैं, सामुदायिक भवन है, वो उनको लिए खोल दिए गए हैं ताकि वो फुटपाथ पर नहीं रह करके वहाँ रह लें। करवाया जाएगा कि कोटा शहर में ऐसे कितने केसेस हैं, और उसके बाद ज़मीन तलाश करके उनको अपना आवास बनाने के लिए जो है उसमें वो जमीन अलॉट की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी का एक्शन जारी है। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआती 90 दिनों में एसीबी ने 107 भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए, जिसमें 103 घूसखोरों को ट्रैप किया। इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति के 4 प्रकरण दर्ज किए। आपको बता दें कि पहले 90 दिनों में साल 2021 में 102 ट्रैप किए गए और आय से अधिक संपत्ति के 2 मुकदमे दर्ज किए गए। बात यदि भ्रष्टाचार के केसों में चालान पेश करने की हो तो भी इस साल एसीबी आगे रही। एसीबी राजस्थान ने 31 मार्च 2022 तक 121 प्रकरणों में नतीजा कोर्ट में पेश कर निपटारा किया। इसमें 15 मुकदमों में एफआर लगा दी। वहीं 106 मामलों में घूसखोरों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। और अब बात सीकर की, जहां पर कमरे में पति पत्नी और बच्चे के शव मिले हैं। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नीमका थाना इलाके के गावंडी की यह घटना है। महिला और बेटे के शव चारपाई पर मिले हैं, जबकि पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। आज शाम को करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि गांव गावड़ी में जो थाना सदर नीमका थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ 3 लोग हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। आदि इतला पर मैं पहुँचा और घटना को ताज पाया गया,
जिसमें मृतक संपत उम्र करीब 28-29 साल और इसकी पत्नी पूजा उम्र करीब 24-25 साल और उनका एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 2 वर्ष थी। उधर झुंझुनू के खेतड़ी नगर इलाके के जसरापुर गांव में हनुमान जयंती के अवसर पर पहाड़ी पर स्थित मंदिर से प्रसाद लेकर लौट रहे 2 बच्चों की मौत के मामले में आज झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में खेतड़ी नगर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास की घटना है, जो बजरंगबली की सवामणि थी पहाड़ी के ऊपर जसरापुर गांव में। वहां से जब वे बच्चे जिम के नीचे साइकिल से आ रहे थे तो सामने से कोई बुलेरो गाड़ी आना बताया है, जो उसके बचाने के लिए इन्होंने साइकिल इनके नीचे गिर गई, जिसके सिर में चोट आने से वह नवीन ख़त्म हो गए। वह जो जयपुर अस्पताल में गंभीर अवस्था में एडमिट है। इन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम बीडीके अस्पताल झुंझुनू में करवा दिया। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव दयावली में एक ही परिवार के 2 भाइयों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदबई सीएचसी तक पहुंचाया। मामले में मृतक के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। निवासी दयावली ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। भूप सिंह व उनके पुत्र व नातियों ने मेरे बेटे प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी है। डेड बॉडी सीएचसी नदबई पर रखी गई है। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सज्जनगढ़ अभयारण्य वन क्षेत्र में आग लग गई है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर रवाना हो चुकी है। आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। मौके पर इस वक्त तमाम लोग मौजूद हैं। अभयारण्य क्षेत्र में बायोलॉजिकल पार्क में ये लोग मौजूद हैं। वन्य जीवों तक फिलहाल आग पहुंचने की खबर सामने नहीं आ रही है। प्रयास लगातार जारी हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तो फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सज्जनगढ़ अभयारण्य वन क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किन्हीं कारणों से आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कोशिश लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वन क्षेत्र में आग तेजी से फैल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, ये आग कैसे लगी और अभी कितनी कामयाबी मिल पाई है फायर ब्रिगेड की टीम को? जी देखिए, बिल्कुल ये सज्जनगढ़ अभयारण्य है उदयपुर में। यहाँ पर काफी समय पहले ही ये आग लग चुकी थी और लेकिन आग को धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और आग की सूचना पर नगर निगम की दमकलें मौके पर पहुंच गई। वहीं वन विभाग की टीमें भी लगातार आग बुझाने में जुट गई थी और काफी हद तक आग को बुझाने का प्रयास किया गया, क्योंकि इसके पास ही एक अभयारण्य भी है, वन्य जीव अभयारण्य है। क्योंकि बड़ा हताहत नहीं हो, इसके लिए सुबह से ही लगातार वन विभाग की और नगर निगम की दमकलें मौके पर लगातार प्रयास कर रही है और काफी हद तक आग को काबू कर लिया गया। जी कमलेश, बताया जा रहा है कि जो आग है वो अभी तक वन्य जीवों तक नहीं पहुंच पाई है, तो क्या ये कोशिश पूरी हो पाएगी कि वन्य जीवों तक ये आग ना पहुंच पाए, तब तक काबू पा लिया जाएगा आग पे? बिल्कुल, लगातार जो है कि नगर निगम की टीमें और वन विभाग की टीमें इसी बात में जुटी हुई है कि अभयारण्य पास में है और वन्य जीव काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर एक कोई हताहत न हो, इसके लिए लगातार जो है कि आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी कमलेश, क्या अभी ये पता चल सका है कि किन कारणों से ये आग लगी है वहाँ पर? जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो अभी गर्मी का मौसम है, ऐसे में लगातार जो वन्य क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनमें
गर्मी के चलते कई बार जो है कि तेज हवाओं के चलते पत्तों और झाड़ियों में आग लग जाती है और धीरे धीरे आग विकराल रूप ले लेती है। जी जी ठीक है कमलेश, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर एक बाइक में आग लग गई। चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। दिल्ली अजमेर हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। घटना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक चलती बाइक में किन्हीं कारणों से अचानक से आग लग गई। मुरलीपुरा के पास हाईवे पर ये घटना घटी है। और खबर सिरोही से है जहां एक पागल बंदर ने लोगों पर हमला कर दिया। बंदर के इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। घटना रेवदर के पास जीरावल कस्बे की है। इस घटना की खबर मिलते ही सिरोही वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के लिए जीरावल भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने नाका स्टाफ और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को ट्रैंकुलाइज कर बंदर को काबू किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक पागल बंदर ने आतंक मचाकर रख दिया। 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल बंदर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। और बात डूंगरपुर की। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सूरपुर में 248 बच्चे जान खतरे में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में 12 कमरों में से 5 कमरों को 1 साल पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है। बाकी 7 कमरों का हाल भी खस्ता है। हालात ये हैं कि बारिश के दिनों में स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। संस्था प्रधान का कहना है कि जर्जर भवन के बारे में उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार बताया गया, लेकिन किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया। ऐसे में छात्र डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। खराब है, यहाँ पर बच्चों को बैठने में कठिनाई होती है और यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अतः नई बिल्डिंग बनाने की प्रार्थना करता हूँ मैं सरकार से। कुछ भी हम सभी विभाग के पास जा चुके हैं, प्रशासन के पास भी जा चुके हैं, MLA और कोई भी ऐसा विभाग नहीं रहा जहाँ हम नहीं पड़े। सभी विभाग के पास गए पर अभी तक कोई बजट का आता पता नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम लोगों के लिए जरूरी काम के लिए भी गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकारी विभाग के अधिकारी निजी काम के लिए सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ का है, जहां नागरिक सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए वाहन का उपयोग 2 महिला कर्मचारी अपने निजी काम के लिए कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वे एक भोज में शामिल होने के लिए सरकारी गाड़ी लेकर निकल गईं और इसका जब जवाब मांगा गया तो वे कुछ भी बोलने से बच रही थीं और उनका ड्राइवर भी कुछ खास उत्तर नहीं दे पाया। आपका क्या किस पद पे हैं आप? इसमें लोगों में लिखा भी आप कहाँ गए थे? कौन सी आपदा प्रबंधन की ड्यूटी थी जिले में? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।